नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो बैंकिंग इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक प्राइवेट बैंक है। और इस बैंक के कारण, इस बैंक के मतलब लिए बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि सर, इस बैंक ने पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा अपडेट आया था, क्या उस अपडेट के कारण इस बार कंपनी का Q1 का रिजल्ट मतलब क्वार्टर 1 का रिजल्ट अच्छा होगा। और दूसरी बात, इस कंपनी में क्या फिर से निवेश किया जाए, तो इसी की बात के ऊपर मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को पहले लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो पिछले दिनों में अराउंड 6% तक जाम देखने को मिला। 6% से भी ज़्यादा, 6% प्लस भी जाम देखने को मिला। तो उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो कारण यहाँ पे मैं आपको सामने डिस्कस करूंगा। तो 6% जाम यहाँ पे देखने को मिला। और यहाँ पे 5 दिनों के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो सिर्फ देखिए पिछले दिनों में ही अराउंड 6% से भी जाम हुआ, तो इसीलिए 7% जाम यहाँ पे दिखा रहा है। मगर कंपनी के लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखेंगे कि एक मंथ के चार्ट पैटर्न तो छोटा मोटा करेक्शन है, 6 मंथ में कुछ नजरिया चेंज हो जाएगा। 30% से भी ज्यादा स्टॉक में गिरावट देखने को मिला। एक साल में 37% तक लॉसेस दिया, 5 साल में कंपनी 47% तक लॉस दिया, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कर दो तो 51% लॉस दिया। ओवरऑल बात करूं, अब लॉन्ग टर्म पीरियड मतलब पहले से स्टॉक के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो अभी आपका हालत एकदम 50% तक आपका फंड लॉसेस में है। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर क्या अभी अच्छे मौके हैं इस कंपनी के ऊपर निवेश करना। तो कुछ इंपॉर्टेंस डेटा आपको दिखाऊंगा जिसके ऊपर आपको, उसके बाद आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना ही है तो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं वो डेटा कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक बार आपको न्यूज के ऊपर लेके जाता हूँ, और न्यूज कौन सा है, माइंड, दिग्गज वेबसाइट माइंड के ऊपर। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शेयर रैली आफ्टर Q1 बिजनेस अपडेट। मतलब कंपनी का जो बिजनेस है उसका यहाँ पे अपडेट आ चुके हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर का रैली आफ्टर Q1 बिजनेस अपडेट, मतलब बिजनेस अपडेट यहाँ पे आ चुके हैं। फर्स्ट जो क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, तो उससे पहले एक एक अंदाजा लग जाता है कि किस तरीके से रिजल्ट होने वाला है। तो देखिए, रिजल्ट अगर अच्छा मतलब होता है तो उसी का इम्पैक्ट पहले से आपको देखने को मिलता है। स्टॉक पहले से भाग रहा है, रिजल्ट आने से पहले समझ लेना स्टॉक के ऊपर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स आया, जिसके कारण स्टॉक यहाँ पे भाग रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है, शेयर आईडीएफसी 6% जाम 34 प्राइस, मतलब पिछले दिनों में जो प्राइस का हाइक हुआ था उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो उसके पीछे कौन सा कारण है, देखिए यहाँ पे एंडिंग जून 30, मतलब क्वार्टर 1 का पीरियड खत्म हो गया, तो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है। तो पहले से एक अंदाजा यहाँ पे दे चुके हैं। देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कस्टमर डिपॉजिट ग्रोथ, मतलब मैं पहले आपको बहुत बार बोलता हूँ कि कासा रेशियो, CASA, मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, इस दोनों अकाउंट से कंपनी को कितना पैसा बैंक में आया, उसी के ऊपर डिपेंड करके बैंक दूसरों को लोन देता है और उस लोन से पैसा कमाता है। मेरे हिसाब से कासा रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कोई भी बैंकिंग के लिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कस्टमर डिपॉजिट ग्रो, मतलब कस्टमर जो पैसे दिया है करंट अकाउंट के माध्यम से, सेविंग्स अकाउंट के माध्यम से, तो अराउंड अराउंड देखा जाए तो मतलब 1,02,363 करोड़ का। तो एक्चुअली वो यहाँ पे देखिए विटनेस ऑफ, यहाँ पे देखिए जो ग्रोथ हुआ 9.8% ओवरऑल, क्योंकि पिछले सालों में कितना था, 93,214 करोड़ का। इसका मतलब यहाँ पे शानदार एक ग्रोथ देखने को मिला। और ये जो ग्रो है, ऑब्वियसली 9.81% का ग्रो, इस ग्रो के कारण कंपनी के ऊपर तेजी आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, जितना हाथ में पैसा होगा उतना ही पैसा वो बांट सकेंगे, मतलब लोन के हिसाब से दे पाएंगे, और उसमें से पैसा खुद को बैंक कमाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो ग्रोथ है 20.6% ओवरऑल, 84 पॉइंट सॉरी 84,893 करोड़ जो पिछले सालों में था। तो ओवरऑल अच्छी तरीके से ग्रोथ देखने को मिला। यहाँ पे देखिए जब बताया जा रहा है द लीडर, यहाँ पे देखिए ब्राउन
growth by 2%, 39,026 crore as compared to 38,262 जून 2021 क्वार्टर। मतलब पिछले सालों में क्वार्टर वन, पिछले सालों का जो क्वार्टर वन था 2021 का, उससे कंपैरिजन करें तो क्वार्टर वन 2022 यहाँ पे ग्रोथ ऑब्वियसली जबरदस्त देखने को मिला। तो 2% का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। तो ये एक बिग पॉइंट है, आप देख सकते हैं। इट्स कासा डिपॉजिट मतलब करंट एंड सेविंग अकाउंट का जो डिपॉजिट है, तो 22% का ग्रोथ हुआ। तो एक बड़ा पॉइंट्स पहले से ही आपको सामने अगर आ जाता है तो आपको अंदाजा लग जाता है कि बैंक किस तरीके से परफॉर्मेंस करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली जो रेशियोज है, तो ऑब्वियसली कासा का जो रेशियो है, कासा मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, इसका जो रेशियोज है 50% ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला जून 2022 में। तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि पिछले बार 48.4% था अभी मार्च क्वार्टर में, मतलब पिछले क्वार्टर में, और अभी इस क्वार्टर में 50% हो चुके हैं। और पिछले सालों के कंपैरिजन में तो बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस हुआ। देखिए जितना ही ग्रो करेगा उतना ही स्टॉक में ही ग्रो आपको दिखेगा। हाथ में पैसा होगा तभी ना बिजनेस कर पाएंगे कब कंपनी। तो इसलिए इस पॉइंट को आपको जरूर पॉजिटिवली लेना चाहिए। क्या इस पॉइंट के बेसिस से कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो उसके लिए और भी कुछ डेटा आपको मैं दिखा रहा हूँ, चलो। तो आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर रेशियोज के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप टिकर.com साइट के ऊपर जा सकते हैं इस डेटा को देखने के लिए। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स में देखता रहता हूँ वो है एनपीए। तो एनपीए क्या होते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब आप मार्केट में बैंक कितना लोन दिया, उस लोन से बैंक के हाथ में कितना पैसा रिटर्न आया, और कितना पैसा अभी भी मार्केट में पड़े हुए है, जो पैसा शायद बैंक को ना भी मिल सकता है और मिल भी सकता है, कोई सियोरिटी नहीं है। तो उस परसेंटेज को यहाँ पे एनपीए बोला जाता है। तो एनपीए के जो परसेंटेज है यहाँ पे, तो देखा जाए तो कंपनी का जो परसेंटेज है, तो 1% से अगर कम है, मतलब लेस देन 1 अगर हो, तभी उस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव जरूर देखने को मिलेगा। देखिए फिर भी मैं जरूर कहूंगा 1.86 है, 3 साल में 1.37 था, 5 साल में 1.39। तो ओवरऑल एक एवरेज लेवल में आपको जरूर दिख रहा है। तो कोई खराब भी नहीं कहूंगा, कुछ अच्छा भी नहीं कहूंगा, तो एक एवरेज लेवल है। तो चलो एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे मान सकते हैं। दूसरी बात, कंपनी का एनआईएम, एनआईएम भी यहाँ पे देखिए ज्यादा देखने को मिला है, तो एनआईएम भी कम हो तो अच्छा है। तीसरी बात, कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी, ये पॉइंट्स मुझे बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा, क्योंकि लाइबिलिटी जितना ज्यादा होगा, लाइबिलिटी मतलब उस पैसे को आपको देना पड़ेगा, एसेट मतलब उस पैसे आपके पास ही रहेगा और वो पैसे आने वाला है, वो एसेट है। मान के चलिए जितने सारे सेविंग एंड करंट अकाउंट है, जितने सारे एफडी है, तो इस जितने सारे लोगों ने इस पैसे को बैंक को दिया, उसको पैसा देना पड़ेगा, वही बैंकिंग के लिए एक लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी का जो परसेंटेज है, और कंपनी का एसेट कौन सा है? जो लोन बांटा है, मतलब लोन जो कस्टमर को दिया है, कंपनी को, कॉर्पोरेट को दिया है, तो वो लोन से जो इंटरेस्ट आएगा वो कंपनी के लिए एसेट है। तो एसेट और लाइबिलिटी माइनस करके देखा जाए तो लाइबिलिटी का जो परसेंटेज है वो यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है। इसका मतलब बैंकिंग के ऊपर बहुत ज्यादा लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी जितना ज्यादा रहेगा उतना ही कंपनी के लिए यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट माना जाता है। और पैग रेशियो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 से कम होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। यहाँ पे 1.28 है, मतलब यहाँ पे भी ज्यादा दिखने को मिला है। तो कंपनी के बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो कंपनी के पूरा पैरामीटर यहाँ पे एवरेज दिखेगा। देखिए रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑफ इक्विटी नेगेटिव में, जरूर नेगेटिव में कहूंगा, क्योंकि इसका डेप्थ इतना ज्यादा है, तो इसके हिसाब से ये जो पॉइंट्स है ये नेगेटिव में चला जाएगा। तो एडजस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे ऑब्वियसली उतना खास नहीं देखने को मिला। और तीसरी बात, कंपनी का पी रेशियो अराउंड अराउंड 160 पी रेशियो, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए 160 रुपया देना, मेरे हिसाब से बहुत महंगाई स्टॉक है। तो इस महंगाई स्टॉक के ऊपर निवेश करना मतलब बहुत रिस्की जोन है। तो फिर भी प्रोमोटर के पास देखिए होल्डिंग 36% है। कंपनी इनकम भी देखिए एकदम छोटा मोटा इनकम कर रहे हैं, एनुअली 132 करोड़ का। कैश भी कंपनी का 2200 करोड़ का है। तो ओवरऑल बहुत सारे पैरामीटर्स कंपनी का नेगेटिव है। कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज के बारे में बात करूँ तो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन नहीं कर पा रहा। कंपनी 2019 में लॉस किया, 20 में लॉस किया, और 2021 एंड 2022 में कंपनी का छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल कंपनी रिटर्न ऑफ रेशियोज के बारे में बात करें तो कंपनी अभी तक आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं दिया, कोई भी साल में प्रॉफिट नहीं दिया। और साथ ही साथ इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर आप देखेंगे तो इन्वेस्टर अभी तक इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं, बिल्कुल। तो इसके मतलब ये नहीं कि कंपनी जबरदस्त हो गया, फिर भी गवर्नमेंट के पास भी इसकी हिस्सेदारी है। तो मैं कंपनी के बारे में सिर्फ एक चीज कहूंगा, इसका चार्ट पैटर्न पहले आप देख लीजिए, तभी आपको एक अंदाजा लग जाएगा।
देखिए यहाँ पे लॉकडाउन जब आया था, कंपनी का प्राइस रेंज अराउंड अराउंड 20 रुपीज़ के नीचे भी आ चुके थे। उसके बाद कंपनी ने रॉकेट की तरह भागा, तो अराउंड अराउंड 60 टू 70 रुपीज़ तक चला गया था। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर मुझे तो 3 गुना रिटर्न मिल गया, 3 गुना रिटर्न मिल गया। तो अच्छी बात है, 3 गुना रिटर्न मिल गया, मगर इस लेवल में जो लोग निवेश करके रखे थे, तो उसको आज क्या हालत हो गया, आज आज 2 गुना से 3 गुना लॉस चल रहा है। तो ये बात भी आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आप कोई भी स्टॉक के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो एक बात आप समझ लीजिए, उस स्टॉक के फ्यूचर क्या है, उस फ्यूचर में क्या ग्रोथ हो सकते हैं, उसके बारे में जानने के बाद उसके ऊपर निवेश करिए। तो मेरे हिसाब से मैं तो इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करके रखा, मेरे खुद के डिसीजन आपको बता रहा हूँ, आप खुद के डिसीजन जरूर लीजिएगा, क्योंकि एक कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपको पूरा के पूरा एजुकेशन पर्पस में पूरा डिटेल्स आपके सामने रखा हो। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी से दूर रहे तो अच्छा है, और भी बहुत सारे प्राइवेट लीडर कंपनी है, उसके ऊपर आप फोकस रखिए, तभी आपको शायद अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और हाँ, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, आप इंटरनेट ट्रेड करते हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय।